शेंगेन वीज़ा जिन लोगों का रिफ्यूज़ हुआ रिसेंटली, ऐसे लोगों का नंबर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और कमेंट्स में भी अधिकतर क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही थे कि मेरा रिफ्यूज़ल लेटर आया है और उसमें जो पॉइंट है वो मेरे समझ में नहीं आया, शायद उनसे कुछ मिस्टेक हुई होगी। मैं तो पहले भी ट्रैवल कर चुका हूँ शेंगेन एरिया में, मेरा तो बैंक बैलेंस 20 लाख के ऊपर है, फिर भी रिफ्यूज़ किया है। या फिर मेरे तो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर थे, फिर ये वाला पॉइंट मुझ पर क्यों वैलिड है। तो ऐसे करके काफ़ी सारे क्वेश्चन है रिफ्यूज़ल लेटर को लेके। टोटल उसमें 17 पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली 3-4 पॉइंट्स ही हैं जो कॉमन है और अधिकतर वीज़ा रिफ्यूज़ल लेटर में उनको ही टिक किया जाता है, तो वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी सारे 17 पॉइंट भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉइंट है, उनका मतलब क्या है और उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब अप्लाई करो तो ये सब गलती नहीं हो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और आपके एक्सेप्टेंस के चांस भी थोड़े बढ़ सकते हैं। तो एक एक करके वो पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्यूज़ल लेटर की। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है कि आप कोई सी भी एम्बेसी में अप्लाई करो, रिफ्यूज़ल लेटर का फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम होता है। बस डिफरेंस ये होता है कि अगर आपने फ्रेंच एम्बेसी से अप्लाई किया है तो उसमें लैंग्वेज जो होगी वो फ्रेंच होएगी और इंग्लिश होएगी, और अगर स्पेन से अप्लाई किया है आपने तो लैंग्वेज होएगी स्पेनिश और इंग्लिश। वैसे ही डिपेंडिंग ऑन विच एम्बेसी यू अप्लाइड थोड़ी सी लैंग्वेज का फ़र्क होता है, अदरवाइज इसका जो फॉर्मेट है वो सब सेम रहता है। और अगर फॉर्मेट की बात करें तो वो कुछ ऐसा रहता है, इसमें सबसे ऊपर ईयू का लोगो होता है और फिर हेडिंग होती है कि आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो चुका है। वैसे भी जब आपका पासपोर्ट आपके हाथ में पहुंचता है और उसके साथ में अगर कुछ लेटर अटैच्ड है तो आप सोच लो कि ये अधिकतर चांस यही कि ये रिफ्यूज़ल लेटर होगा, क्योंकि नॉर्मली वो कभी पासपोर्ट के साथ में आपको कुछ लेटर देते नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट में ही आपका वीज़ा जो रहता है वो स्टिक रहता है और कोई और लेटर की ज़रूरत नहीं होती। अगर लेटर आए तो सोच लो कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है या बहुत चांस है कि वो रिफ्यूज़ हो गया होगा। तो इसमें रिफ्यूज़ल की हेडिंग के बाद आपका नाम होता है और उसके बाद में होता है कौन सी एम्बेसी ये आपको भेज रही है। तो जैसे मेरे केस में फिनलैंड एम्बेसी थी तो उनका नाम था, और उसके बाद में 2-3 लाइन होती है कि हमने आपका वीज़ा एग्जामिन किया है और हम इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि हम आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं। और उसके बाद पॉइंट्स आना स्टार्ट होते हैं कि किस पॉइंट के बेसिस पे हम आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो वैसे सारे 17 पॉइंट्स इस लेटर में होते हैं, लेकिन जो पॉइंट्स आप पे वैलिड होता है वो पॉइंट के आगे टिक लगा रहता है। जैसे मेरे केस में पॉइंट नंबर 10 और 12 के आगे टिक लगा हुआ है कि वो वाले पॉइंट्स की वजह से मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। और ये सारे 17 पॉइंट्स के बाद उनका एक पैराग्राफ होता है कि अगर आपको ये अपील करना है इस रिफ्यूज़ल के अगेंस्ट तो उसका क्या प्रोसेस होगा, और वो नॉर्मली 30 डेज़ के अंदर कर सकते हैं। और मोस्टली आजकल उसके अगेंस्ट फ़ीस भी इनकी होती है। मेरे केस में फिनलैंड के केस में 170 यूरोज़ फ़ीस थी कि अगर अपील करना है तो 170 यूरोज़ आपको पहले पे करना पड़ेगा, और फिर लास्ट में ऐसा स्टैंप रहता है जिस एम्बेसी ने आपको इशू किया है उसका। मेरे केस में फिनलैंड एम्बेसी का। तो कुछ ऐसा फॉर्मेट होता है और कई लोगों का बस इतना लेटर होता है। मेरे केस में फिनलैंड के केस में 2 पेज और थे इसके साथ में जो बता रहे थे कि आपको अपील करने का पूरा प्रोसेस क्या है। कई सारी एम्बेसी, आई थिंक फ्रेंच एम्बेसी वाला लेटर नहीं देती है, तो उस केस में आपको उनकी वेबसाइट में जाके इंस्ट्रक्शन का पूरा जो फॉर्मेट है उस वेबसाइट से लेके और फिर आप उसको सबमिट कर सकते हो। तो ये कुछ फॉर्मेट की बात हुई। अब पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, और सबसे पहले जो मेरे पॉइंट्स हैं पॉइंट नंबर 10 और 12 उनकी बात करते हैं कि क्यों मेरा वीज़ा इनके बेसिस पे रिफ्यूज़ हुआ है। और आई थिंक 80% केसेस में ये 2 पॉइंट्स तो होते ही हैं कि इनके बेसिस पे वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं, प्लस कुछ और पॉइंट हो सकता है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे पहले। तो पॉइंट नंबर 10 है द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड रिगार्डिंग द जस्टिफिकेशन फॉर द पर्पस एंड कंडीशन ऑफ द इंटेंडेड स्टे वॉज नॉट रिलायबल। इसका मतलब है कि आपका जो रीज़न ऑफ ट्रैवल है वो जस्टिफाइड नहीं है। तो रीज़न ऑफ ट्रैवल क्या होता है, मोस्टली टूरिस्ट रहता है या बिजनेस रहता है। तो अगर ये वाला पॉइंट टिक है इसका मतलब है कि दे आर नॉट कन्विंस्ड कि आप वहाँ पे टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, और उनको आपकी प्रोफाइल देख के ऐसा लगता नहीं कि आपका जो रीज़न है आने का वो जस्टिफाइबल है। तो इसका मोस्टली मतलब है कि जो आपकी आइटनरी है वो सबसे पहले वो उसको चेंज करने का टाइम है। मेरी भी जो आइटनरी थी वो कुछ 25 डेज़ की थी, दैट वाज टू लॉन्ग फॉर फिनलैंड। तो अगर पॉइंट 10 आता है आपके रिफ्यूज़ल लेटर में भी, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपका आइटनरी और कवर लेटर चेंज करो और उसको और थोड़ा डिटेल बनाओ, आइटनरी को और छोटा बनाओ, ताकि वो कन्विंस हो जाए कि हाँ भाई 10-12 दिन का प्लान बनाना बहुत नॉर्मल है यूरोप के लिए। और आइडियली मुझे लगता है कि 2 वीक से ज़्यादा का प्लान नहीं देना चाहिए अगर रिफ्यूज़ल ज़्यादा हो रहे हैं किसी साल में। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर ये वाला पॉइंट आता है तो आइटनरी और कवर लेटर पे ध्यान देके और फिर री अप्लाई करो, या तो किसी और एम्बेसी से
और अगर आपको उस पर्टिकुलर कंट्री पे जाना है तो उसी एम्बेसी में अप्लाई करो, लेकिन आइटनरी और कवर लेटर को चेंज करके। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 12, देयर आर रीजनेबल डाउट्स एज टू द रिलायबिलिटी, एज टू द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिटेड और एज टू द वेरिसिटी ऑफ देयर कंटेंट्स। इसका मतलब है कि आपने जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट किया है अपने वीज़ा एप्लीकेशन के साथ में, जो VFS में सबमिट किया होगा, वो ऑथेंटिक नहीं है या रिलायबल नहीं है। अब उसका क्योर क्या है, और मेरे केस में जैसे मैंने पहले वीडियोस में बताया है कि मैंने क्या सबमिट किया था, मैंने अपने सेकेंड ट्रिप के भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे जो वो फ्रेंड्स एंड फैमिली वीज़ा की कैटेगरी में आ गया था। इसकी वजह से अगर नहीं देखा है तो पुराने वीडियो में जाके देखना उसको। और आपके केस में अगर पॉइंट नंबर 12 आता है, मैंने देखा है काफ़ी सारे एप्लीकेशन के साथ पॉइंट नंबर 12 वो टिक करते ही हैं, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं। इस केस में आप एक तो अपने जॉब से रिलेटेड सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिर से चेक कर लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेरीज उनकी जॉब से रिलेटेड ही आती हैं कि अगर आप फुल टाइम कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, आपकी पे स्लिप होनी चाहिए, आपका इंट्रोडक्शन लेटर होना चाहिए कंपनी से, कंपनी के लेटर हेड पे जो स्टैम्प भी होना चाहिए, साइन भी होना चाहिए, और उसमें ये भी लिखना होना चाहिए कि योर लीव हैज़ बिन ग्रांटेड टू ट्रैवल टू शेंगन एरिया। एक तो ये हो गया कि आपके जॉब से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए। सेकंड है आपके फाइनेंशियल्स डॉक्यूमेंट प्रॉपर होने चाहिए, उसमें बैंक स्टेटमेंट, ITR। और थर्ड है आपका ट्रैवल से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी होटल्स बुकिंग, फ़्लाइट्स बुकिंग, इसके अलावा आप इंटर शेंगन एरिया में कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, वो सारी बुकिंग्स। तो अगर पॉइंट 12 आता है तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से चेक करो, और फिर जब रीअप्लाई करें तो उसमें थोड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है, वरना फिर से पॉइंट नंबर 12 को बोल के वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो अब एक एक करके बाकी सारे पॉइंट्स देखते हैं नंबर 1 से लेके, और अगर वो आपके लेटर में वो वाले पॉइंट्स टिक हैं तो उनका क्या मीनिंग है और उनको सही करने के लिए क्या कर सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है यहाँ पे, अ फॉल्स काउंटरफीट फॉर्ज ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स वॉज प्रेजेंटेड। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये वाला केस काफ़ी मैंने स्टूडेंट वीज़ा के केस में देखा हुआ है कि अगर उनका जो यूनिवर्सिटी से जो लेटर आया, अगर वो उसमें कुछ गड़बड़ है तो ये वाला पॉइंट टिक होता है और इसके बेसिस पे वो वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं। नॉर्मली टूरिस्ट के केस में ये वाला पॉइंट टिक होता हुआ मैंने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ फॉल्स हैं या कुछ गड़बड़ वाले डॉक्यूमेंट्स हैं और अगर उन्होंने चेक किया और उन्होंने पाया कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, तो ये पॉइंट नंबर 1 के बेसिस पे रिजेक्ट कर सकते हैं। तो जस्ट मेक श्योर आप कोई भी डॉक्यूमेंट दे रहे हो वो फेक नहीं हो, क्योंकि अगर ये वाला पॉइंट पे अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो वो आगे भी आपके प्रॉब्लम आएगी अगर आप रीअप्लाई करेंगे 1-2 साल में। तो अगर बैंक बैलेंस कम है बैंक स्टेटमेंट में, तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि बैंक बैलेंस बढ़ा दिया या कुछ भी तरीके से कुछ फेक डॉक्यूमेंट लगा दिया, उससे हमेशा की आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है, जस्टिफिकेशन फॉर द पर्पस एंड कंडीशंस ऑफ द इंटेंडेड स्टे वाज नॉट प्रोवाइडेड। तो पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 10 से काफ़ी सिमिलर है, बस एक डिफरेंस ये है कि उस वाले में था कि रिलायबल नहीं है जो जस्टिफिकेशन दिया है ट्रैवल का, और इसमें कि आपने प्रोवाइड ही नहीं करा है। ये वाला केस नॉर्मली उनका होता है जिन्होंने आइटनरी के केस में पूरी डिटेल आइटनरी नहीं दी है, तो वो उनको कैसे पता पड़ेगा आप कहाँ ट्रैवल करने वाले हो और आपका क्या ट्रैवल प्लान है। तो अगर आपका आइटनरी आप दो ही नहीं, या कवर लेटर नहीं दो, या ऐसे डॉक्यूमेंट्स ट्रैवल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं दो, तो ये पॉइंट नंबर 2 के बेसिस पे नॉर्मली वो रिजेक्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 3, यू हैव नॉट प्रोवाइडेड प्रूफ ऑफ सफिशिएंट मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द इंटेंडेड स्टे और फॉर द रिटर्न टू द कंट्री ऑफ ओरिजिन और रेजिडेंस और फॉर द ट्रांसिट टू अ थर्ड कंट्री यू आर सर्टेन टू बी एडमिटेड। तो पॉइंट नंबर 3 उन लोगों के लिए जो फ्लाइट डिटेल्स जिनकी प्रॉपर नहीं है, कई लोग क्या करते हैं 1 वे अपना फ़्लाइट डिटेल दिखाते हैं अपने वीज़ा एप्लीकेशन में, तो उनको क्या पता पड़ेगा कि आप वापस कब आ रहे हो। और दूसरा ये है कि अगर सफिशिएंट मीन्स नहीं है, मतलब आपके बैलेंस ही अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है और आप बोल रहे हो कि ये घूम के मैं 15-20 दिन में वापस आऊँगा और ज़्यादातर होटल बुकिंग और ये भी पेड वाली नहीं लगा रहे हो, तो उन केसेस में पॉइंट नंबर 3 टिक होता है और वो इसके बेसिस पे रिजेक्ट करते हैं वीज़ा एप्लीकेशन। तो इस पॉइंट से बचने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप प्रॉपर फ़्लाइट के टिकट्स लगाओ, अपना रिटर्न टिकट को प्रॉपर दिखाओ। अगर शेंगन एरिया से किसी और कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका भी फ़्लाइट का टिकट लगाओ। जैसे कि अगर US ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने US वीज़ा की कॉपी भी उसके साथ में लगाओ, और जस्ट मेक श्योर कि दे आर कन्विंस दैट यू विल कम बैक टू योर होम कंट्री अगेन। ये वाला पॉइंट उसमें ज़्यादा रहता है कि उनको लगता है आप वापस नहीं आओगे घूमने के बाद, क्योंकि आप टिकट आप एक साइड का लगा रहे हो,
तो उनको कैसे पता पड़ेगा कि आप वापस कब आओगे। पॉइंट नंबर 4 है, यू हैव नॉट प्रोवाइडेड प्रूफ दैट यू आर इन अ पोजिशन टू लॉफुली एक्वायर सफिशिएंट मीन्स ऑफ सब्सटेंस फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द इंटरनल स्टे और फॉर द रिटर्न टू द कंट्री ऑफ ओरिजिन और रेसिडेंस और फॉर द ट्रांसिट टू अ थर्ड कंट्री एंड टू विच यू आर सर्टेन टू बी एडमिटेड। तो पॉइंट नंबर 3 और 4 काफ़ी सिमिलर है और मोस्टली दोनों पे टिक साथ में ही होता है और दोनों का मतलब वही है कि अगर दे आर नॉट कन्विंस दैट यू विल कम बैक टू योर होम कंट्री तो इसके बेसिस पे वो रिजेक्ट करते हैं। ये उस केस में भी होता है काफ़ी जो फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई करते हैं शेंगन एरिया, क्योंकि उनका मानना है कि अगर आपकी फ़र्स्ट ट्रैवल कंट्री ही यूरोप होने वाली है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो उनको वहीं से डाउट चालू हो जाता है कि पहले आप दूसरी चीपर कंट्री में क्यों नहीं घूम रहे हो, थाईलैंड क्यों नहीं जा रहे हो, या एशिया क्यों नहीं जा रहे हो, या अफ्रीका क्यों नहीं गए, यूरोप ही क्यों जा रहे हो सबसे पहले। इसलिए थोड़ा डाउट उनका बढ़ जाता है और पॉइंट 3 और 4 पे टिक आ जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए थोड़ा ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग बनाना भी ज़रूरी रहता है ताकि वो पूरी तरह कन्विंस हो जाए कि हाँ आप वापस आएंगी इसी ट्रैवल करने के बाद में, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 5 है, यू हैव ऑलरेडी स्टेड फॉर 90 days ड्यूरिंग द करेंट 180 day पीरियड ऑन द टेरिटरी ऑफ द मेंबर स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ अ यूनिफॉर्म वीज़ा और अ वीज़ा विद लिमिटेड टेरिटोरियल वैलिडिटी। तो जैसे कि शेंगन एरिया का रूल है, एक टाइम में आप 90 days से ज़्यादा वहाँ नहीं रुक सकते। तो अगर आपके 90 days ऑलरेडी हो चुके हैं और अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो ऑब्वियसली वो रिफ्यूज़ करेंगे कि आप ऑलरेडी 90 days के लिए रुक चुके हैं और आप फिर से वैसे ही नहीं आ सकते, तो आपका रिफ्यूज़ ही होएगा। तो बट ऑब्वियसली कि आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा ऐसी एप्लीकेशन फाइल करने से पहले। पॉइंट नंबर 6, एन अलर्ट हैज़ बीन इशूड इन द शेंगन इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर द पर्पस ऑफ रिफ्यूजिंग एंट्री बाय, यहाँ पे मेंबर स्टेट का नाम आता है। अगर किसी कंट्री में जैसे इमरजेंसी चल रही है, अगर जैसे यूक्रेन अगर शेंगन एरिया का पार्ट होता और ये वॉर होती, तो उसमें अगर आप यूक्रेन के लिए अप्लाई करते तो वो वीज़ा आपका रिफ्यूज़ होता है इस वाले पॉइंट के बेसिस पे। अभी तक तो यूरोप में शेंगन एरिया में कहीं वॉर नहीं चल रही, इसलिए ये वाले पॉइंट पे रिफ्यूज़ आना मुश्किल है। नेक्स्ट पॉइंट है, वन और मोर मेंबर स्टेट कंसिडर यू टू बी ए थ्रेट टू पब्लिक पॉलिसी और इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये वाला पॉइंट भी काफ़ी रेयर है। अगर उनके सिस्टम में आपके खिलाफ कुछ ना कुछ कंप्लेंट है या कुछ भी है, लेट्स से ये वाला पॉइंट उनके लिए भी वैलिड है जो पहले शेंगन एरिया में जा चुके हैं और कुछ ना कुछ क्राइम कर चुके हैं वो शेंगन एरिया में पहले जाके, या फिर किसी भी कारण से उनके सिस्टम में अगर आपका नाम आता है कि दिस पर्सन शुड बी बैंड फ्रॉम एंटरिंग द शेंगन एरिया, तो ये वाले पॉइंट पर टिक होएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, वन और मोर मेंबर स्टेट कंसिडर यू टू बी अ थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ एज डिफाइंड इन पॉइंट 21 ऑफ आर्टिकल 2 ऑफ दिस। तो पॉइंट 7 के जैसे ही इस वाले पॉइंट पे अगर उनको उनके सिस्टम में आता है कि अगर आप किसी टाइप से थ्रेट है उनके पब्लिक के लिए, उनकी कंट्री के लिए, तो आपका वीज़ा इस पॉइंट पर रिफ्यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट 9 है, वन और मोर मेंबर स्टेट कंसिडर यू टू बी अ थ्रेट टू देयर इंटरनेशनल रिलेशन। तो अगेन ये वाला पॉइंट भी काफ़ी रेयर है, इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 11 पे आते हैं, देयर आर रीजनेबल डाउट एज टू द रिलायबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट मेड एज रिगार्ड्स। तो पॉइंट नंबर 11 भी काफ़ी लोगों का आता है रिफ्यूज़ल लेटर में। इसका मतलब है कि आपने जो डॉक्यूमेंट लगाया है वो रिलायबल नहीं है उनके हिसाब से। ये वाले पॉइंट आने की अच्छी बात क्या है कि वो आप एटलीस्ट आपके डॉक्यूमेंट को स्पेसिफाई करते हैं कि आपका कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अप्लाई करो तो उस वाले डॉक्यूमेंट को पे ज़्यादा ध्यान दो, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट लगाओ कि अगर वो वेरीफाई भी करना चाहें तो वो ईजिली कर सकते हैं। तो नॉर्मली आई थिंक जॉब से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हो वो इस कैटेगरी में आता है। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर अटैचिंग ऑल द रेलेवेंट रिलायबल डॉक्यूमेंट्स। पॉइंट नंबर 13, देयर आर रीजनेबल डाउट एज टू योर intention to leave the territory of the member state before the expiry of the visa। पॉइंट नंबर 13 भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस में आता है और ये वाला वही पॉइंट नंबर 2 और 3 से थोड़ा सा रिलेटेड है कि उनको लगता नहीं कि आप अपनी होम कंट्री में वापस जाओगे और उनको लगता है कि आप यहाँ पे ओवर स्टे करोगे और यहीं पे आप टूरिस्ट वीज़ा का उल्लंघन करते हुए यहाँ पे जॉब ढूंढोगे या कुछ ना कुछ काम चालू कर दोगे। तो पॉइंट नंबर 13 जिनका आता है उनको अगर रीअप्लाई करना है तो दे हैव टू मेक श्योर टू कन्विंस द एम्बेसी दैट यू विल बी कमिंग बैक टू इंडिया। तो अपने जो इंडिया के डॉक्यूमेंट्स हैं, फिक्स एसेट के डॉक्यूमेंट्स हुए, अपने फैमिली रिलेशन वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तब जाके आपका वीज़ा एक्सेप्टेंस होने के चांस जाते हैं। पॉइंट नंबर 14, सफिशिएंट प्रूफ दैट यू हैव नॉट बीन इन अ पोजीशन टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा इन एडवांस, जस्टिफाइंग एप्लीकेशन फॉर अ वीज़ा एट द बॉर्डर वाज नॉट प्रोवाइडेड। तो इसके आगे का वीडियो इस रूम से रिकॉर्ड करते हैं। तो पॉइंट नंबर 14 का यही मतलब है कि अगर उनके सिस्टम में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि आप एडवांस में अप्लाई नहीं कर सकते वीज़ा के लिए, तो वो इस वाले पॉइंट पे
आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। मैंने देखा नहीं पॉइंट नंबर 14 किसी का भी आते हुए, तो अगर किसी का पॉइंट नंबर 14 पे आया है तो कमेंट करके बताना, आगे और डिस्कस करेंगे इस पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 15 है, जस्टिफिकेशन फॉर द पर्पस एंड कंडीशन ऑफ द इंटेंडेड एयरपोर्ट ट्रांजिट वाज नॉट प्रोवाइडेड। तो नॉर्मली जो लोग ट्रांजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं शेंगन एरिया में, तो अगर उनका किसी कारण से वो वाला वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो वो पॉइंट नंबर 15 टिक रहता है कि आपको ट्रांजिट वीज़ा हमने रिफ्यूज़ किया है, और वही सब की, और जस्टिफिकेशन इज़ नॉट प्रोवाइडेड, दैट्स व्हाई वी आर रिफ्यूजिंग योर वीज़ा। Point number 16, you have not provided proof of possession of adequate and valid travel medical insurance। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। अगर आपने किसी भी कारण से वो वाला आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है आपने ट्रैवल इंश्योरेंस लगाया तो है लेकिन जो आपका ट्रैवल डेट्स है उस पर वो वैलिड नहीं है पूरी तरह, तो इस बेसिस पे ये पॉइंट नंबर 16 पे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 17 और लास्ट, रिवोकेशन ऑफ द वीज़ा वाज रिक्वेस्टेड बाय द वीज़ा होल्डर। कई सारे लोगों के पास लॉन्ग टर्म वीज़ा भी आता है इसका, शेंगन का 2 साल का, और किसी भी कारण से अगर आप रिवोक करना चाहते हैं या एम्बेसी रिवोक करती है तो इस वाले पॉइंट नंबर 17 पे, जो कि काफ़ी रेयर है आप और हमारे काम का, शायद ये पॉइंट 17 फिर से नहीं है, लेकिन इसके बेसिस पे वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं या रिवोक करते हैं, बात वही है। तो सबसे कॉमन जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 10, 12, 13, 90% एप्लीकेशन इनके बेसिस पे रिफ्यूज़ होती हैं। और इस लेटर की PDF कॉपी मैं डिस्क्रिप्शन में लगाता हूँ ताकि आप उसमें और देख के आप लेटर को गो थ्रू कर सकते हैं कि कोई पॉइंट अगर आपसे रिलेट करता है तो क्या करना चाहिए वापस रिप्लाई करने पे। तो कुछ ये सब था रिफ्यूज़ल लेटर का, मेरे डिटेल्स जितना मुझे समझ में आया मैं समझा पाया। और फिर देखते हैं आगे। मैंने स्पेन से तो अभी तक अप्लाई किया नहीं है क्योंकि मुझे स्लॉट्स नहीं मिल रहे थे, और स्लोवेनिया के स्लॉट्स अवेलेबल हैं और इवन कल का भी अवेलेबल है, वो पूरे मंथ अवेलेबल है, तो हो सकता है मैं स्लोवेनिया से अप्लाई करूं। और एक पर्सनल सजेशन ये दूंगा कि आप अपील में मत जाना अगर ऐसा कुछ रिफ्यूज़ल होता है, तो उससे बेटर है आप किसी और एम्बेसी से री अप्लाई कर लो अपने डॉक्यूमेंट्स थोड़े चेंज करके। अगर आपको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट वीक है तो उसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट लगा के किसी और एम्बेसी से अप्लाई करो, क्योंकि अपील में एक महीना लगता है कम से कम, और वही 170 यूरोस उसकी फ़ीस है जो कि डबल है वीज़ा फ़ीस से, तो कुछ मतलब नहीं है अपील में जाके, और बहुत मुश्किल है कि वो अपना डिसीजन रिवर्स करें, तो इसलिए अपील में नहीं जाने का। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना, और इसके बाद भी अगर कोई समझ में आता है कि वीज़ा से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन और शेयर करूं तो आई विल मेक अनदर वीडियो। सी यू देन।